आगे चलते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, किस आर्टिकल्स में आपको भारत में राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलेगा, क्या बताएंगे? 356। बिल्कुल, 356 में आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत में राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति का क्या बोलते हैं, एक अधिकार है, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, जो कि आर्टिकल 356 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहले बात करेंगे अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने में किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य की संघ की कार्यपालिका में किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता तो आपात स्थिति में घोषणा कर सकता। एग्जाम में सिंपल प्रश्न पूछता है, ठीक है आपको, ठीक है, किस परिस्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? तो सीधा सीधा बताइएगा, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए। क्या हो जाए? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, मतलब राज्य जो है संविधान के अनुसार अपने राज्य को नहीं चला पा रहा है, वहां की कार्यपालिका नहीं कार्य कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास की होती है। कितने मास की होती है? राज्य में बात करेंगे, आपात उद्घोषणा की अवधि कितने मास तक होती है? तो 2 महीने तक रहती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अगर एक बार लगा दिया राष्ट्रपति शासन, ठीक है, तो 2 महीने तक ही लगेगी, ठीक है। इससे अगर बात करेंगे ज्यादा अगर करना है तो इसके लिए आपको संसद से अनुमति रहती है, ठीक है। और संसद से अनुमति जब लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा, जब संसद से अनुमति अगर ले लेंगे तो 6 महीने तक रहेगी। कितने रहेगी? 6 महीने तक रहेगी। किसी राज्य में अधिकतम 3 साल से ज्यादा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर इससे ज्यादा अगर लगाना है तो संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले राष्ट्रपति लगाएंगे, अगर प्रेसिडेंट अगर घोषणा करेंगे राष्ट्रपति शासन के विदाउट संसद से अनुमति, ठीक है, 2 माह तक लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 माह से ज्यादा अगर लगाना है तो इसके लिए फिर संसद से अनुमति लेगी, ठीक है। तो संसद इसको अनुमति देने पे एक बार में कितना, 6 माह, ठीक है, कितना लगेगी? 6 माह तक एक बार में लग जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब उसका अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम की बात करें कितना लगेगा? अधिकतम जो है, ठीक है, कितना लगेगा? अधिकतम की बात करेंगे तो 3 वर्ष तक लगेगा। कब तक लगेगा? 3 वर्ष तक। अब फिर भी अगर 3 वर्ष से ज्यादा अगर लगाना है तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो सबसे पहले 20 जुलाई 1951 को पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, ठीक है। क्यों किया गया? तो भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया गया? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखेंगे पंजाब में किया गया। अगर पूछेंगे सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ पे रहा, तो सर्वाधिक समय तक सबसे ज्यादा 6 वर्षों तक आपको देखेंगे, अप्रोक्स में 5 वर्ष, वही 9-10 महीना, 6 वर्ष मान के चलिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जुलाई 1990 से लेके, ठीक है, अक्टूबर 1996 तक आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? मतलब 6 वर्ष के अप्रोक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या? 6 वर्ष से ज्यादा हो गया ना, हाँ, 6 वर्ष से ज्यादा हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का दूसरा अधिकार, आपातीय अधिकार, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा में हम लोग चलेंगे तो वित्तीय आपात आएगा। प्रश्न कहाँ से पूछेगा? तो यहाँ पे जो मैंने बताया 2 महीना, 6 महीना, 3 साल, ठीक है, वहीं से प्रश्न आएंगे। राष्ट्रपति का वित्तीय आपात की बात करें, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वित्तीय आपात है, तो क्या बताएंगे? किसमें है? 360। बिल्कुल 360 में, ठीक है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति की द्वारा तब की जाएगी जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई है जिसके कारण भारत के वित्तीय अस्तित्व या साख को, मतलब क्या, खतरा है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का वित्तीय आपात अगर लगा दिए तो 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर मतलब संसद के दोनों पटल पे, ठीक है, इसको रखवाएंगे और उनकी स्वीकृति भी प्राप्त करना होगा। अगर बात करें वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वो आगे भी लागू रहेगा, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा के द्वारा उनकी प्रथम बैठक के उपरांत 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा को स्वीकृति आवश्यक है। अगर मान लीजिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अगर नहीं कार्य कर रही तो ऐसे परिस्थिति में भी वित्तीय आपात आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। वित्तीय आपात तो लगेगा, राज्यसभा की अनुमति से वित्तीय आपात तो लगा दिया, लेकिन नवनिर्मित जो लोकसभा आएगी, ठीक है, उसके 1 महीना के अंदर उनसे परमिशन आपको लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, पूछेंगे ये मैक्सिमम कितने समय तक रहेगी, तो इसका कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, जैसे कि से आपने बताया। सो वहां पे बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी में, सॉरी, राष्ट्रपति शासन में बोला 3 साल तक मैक्सिमम रह सकती है, उसके बाद संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन ये कितने भी समय तक रह सकती है, इसका कोई भी अधिकतम तिथि निर्धारित नहीं है।
यानी एक बार में यदि से संसद के दोनों सदस्य मंजूरी प्राप्त हो जाने पर वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किसी भी समय वापस ले सकता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, ठीक है। एक बार 1991 में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ था, लग रहा था लगेगा, लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए वित्तीय आपात का प्रभाव क्या आपको देखने को मिला। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को वेतन में कमी की जा सकती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ, ठीक है, संघ और राज्य के अधीन जो काम करने वाले जो भी अधिकारी, अभी जो भी कर्मचारी है, उनके वेतन में भी कमी किया जा सकता है, ठीक है। 50% तक वेतन को कम किया जाता है अप्रोक्स, ठीक है। कर दिया मतलब 10%, 20% भी करेंगे, मैक्सिमम 50% तक कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को, सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधायक उनकी स्वीकृति के विधानसभा में प्रस्तुत किए जाए। वित्त विधायक जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो राज्यों के निर्देश दे सकते हैं राष्ट्रपति से बिना उनके स्वीकृति के, ठीक है। वित्त विधायक को राज्यों में प्रस्तुत मतलब क्या, राज्यों के विधानसभा में प्रस्तुत न किया जाए। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो केंद्र, ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें, केंद्र तथा राज्यों में धन संचय विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। समझ रहा है, समझ रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है। आप चलेंगे जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा की बात करें, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है, पता ही आपको। अनुच्छेद 370 एक के में बताया गया कि जम्मू अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 368 में, सॉरी 370 में बताया गया कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होंगे। 370 का एक के ख में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद के विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी, ठीक है। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार है, मतलब जम्मू कश्मीर पे पहले था, अब नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को लेकर, ठीक है, भारतीय संसद सारे कानून को नहीं बना सकती, क्या क्या कानून बना सकती उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संसद की शक्ति में संघ सूची, यूनियन लिस्ट तथा संवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई थी, ठीक है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है कि नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की परामर्श से, जम्मू कश्मीर सरकार के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करेगा। मतलब मुख्यतः भारत जो है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तीन चीजों पर कानून बना सकती है। एक तो आपका प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस, दूसरा विदेशी मामले, ठीक है, और तीसरा जो होगा संचार, ठीक है। ये तीनों के तीनों मतलब भारत सरकार को अधिकार था जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय संसद मतलब कानून बनाएगी। अब ये विषय जो है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले या फिर संचार से संबंधित है कि नहीं, इसका निर्णय जम्मू कश्मीर विधानसभा लेगा और वो मतलब भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे, ठीक है। अगर इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या संवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। जब 370 था तब की बात है, अब तो लागू ही नहीं है। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। अनुच्छेद 370 के क की बात करेंगे ना, 370 के क ग में कहा कि भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, ठीक है, अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370, ठीक है, ध्यान रखें। बाकी बहुत सारा जो है, ठीक है, अनुच्छेद 1 लागू होंगे, अनुच्छेद 370 के अलावा कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू नहीं होगा। ये बात किसमें, तो 370 के 1 के ग में कहा गया है। अनुच्छेद 370 के क के घ में बताया गया अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में दो नियम बनाए गए, ठीक है। अब अनुच्छेद 370 में ये बताया गया कि अनुच्छेद 370 के घ में बताया गया अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के अलावा कोई भी आर्टिकल जो अगर जम्मू कश्मीर में अगर लागू होते हैं तो उसके लिए मतलब विशेषाधिकार किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। लेकिन राष्ट्रपति क्या इसके लिए अपने निर्णयों को लेने के लिए क्या स्वतंत्र है, क्या राष्ट्रपति के पास क्या निरंकुश शक्ति है, तो राष्ट्रपति के पास भी निरंकुश शक्ति नहीं है। उसके संदर्भ में भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे देखेंगे अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करने करके ही मतलब जारी किया जाएगा। जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित है उसे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के सहमति से ही जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 के 2 इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां के संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके।
ठीक है। अनुच्छेद 370 का 3 का उपबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निश्चित किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 370 को संविधान से हटा सकते हैं कि नहीं, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 370 का 3 है। यदि किया जा सकता है तो इसकी विधि क्या होगी, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा, ऐसे अपवादों या सुधारों के साथ परिवर्तन में रहेगा जो विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य का विधानसभा इस आशय की सिफारिश करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, तभी जाकर ऐसी होगा। लेकिन जिस समय मान लीजिए अनुच्छेद 370 को हटाएगा, उस समय जम्मू कश्मीर का विधानसभा कार्यरत ही नहीं था, तो सारा पावर ऑटोमेटिक किसके पास आ जाता है, तो वहां का एलजी के पास या फिर राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। तो बड़ी चालाकी से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, क्योंकि वहां पे विधानसभा उस समय वर्किंग नहीं था। अनुच्छेद 370 एवं 35 ए को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार कौन थे, तो 35 ए का भी संबंध जम्मू कश्मीर से है, अनुच्छेद 370 का भी संबंध क्या है, जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला करने का अधिकार नहीं था। अब जाके जम्मू कश्मीर की नौकरी में भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन पहले नहीं था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती है। रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो महिला को जम्मू कश्मीर की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखिए यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती। कितना मतलब ये फालतू कानून था। ठीक है, मतलब अगर भारतीय महिला से अगर शादी अगर करेगी कश्मीरी लड़की, ठीक है, तो उसका मतलब नागरिकता चला जाएगा। लेकिन वही अगर पाकिस्तानी पुरुष से अगर शादी करेगा तो उसको भी भारत जम्मू कश्मीर की नागरिक मतलब स्वतः ही मतलब पाकिस्तानी आदमी को मिल जाएगा। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आईपी से लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। कौन सी रणवीर दंड संहिता लागू थी, जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी। मतलब सूचना का अधिकार भी नहीं लागू होता था, शिक्षा का अधिकार भी नहीं, आईपीसी भी नहीं लागू होता था। यहाँ पे बाहरी राज्यों के व्यक्ति न तो मतदान कर सकता था, न ही उन चुनावों में उम्मीदवार भी बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जो था वो भी जम्मू कश्मीर में आपका वैलिड नहीं होता था। अब सरकार जो था इन्हीं सारी चीजों से उब चुकी थी। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार की बात करें, लक्ष्य था जम्मू कश्मीर से किसी भी तरह 370, ठीक है, 370 और 35 ए को हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में 5 अगस्त को, लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार, ठीक है, जम्मू कश्मीर अब 2 हिस्से होंगे। एक जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर रहेगा, दूसरा स्थान लद्दाख। इसकी राजधानी कहाँ पे होगी, लद्दाख की राजधानी ले तो लेह पे होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर को 239 ए के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तो बनेगा, लेकिन साथ में पुडुचेरी के तहत वहां पे क्या होगा, विधानसभा भी होगा। ठीक है, लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा। लद्दाख जो बनेगा जिसके द्वारा लेह जो होगी वहां पे आपको क्या होगा, तो वहां पे आपको देखेंगे तो आपको देखेंगे वहां पे विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः जीएस मुर्मू जम्मू कश्मीर को, जो कि हमारा सीएजी है। ठीक है, और आर के माथुर साहब की बात करें लद्दाख के, जो कि अभी भी आर के माथुर साहब ही लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, तो 4 सीटें होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, तो 4 सीटें 4 होगी। लोकसभा लोकसभा की कितनी सीटें होगी, तो 5 सीटें 5 होगी। 4 सभा राज्यसभा का, 5 सीट लोकसभा का, विधानसभा का 114 सीट होगा। विधानसभा में उपराज्यपाल को 2 महिला सदस्यों का मनोनयन का भी अधिकार होगा। जो जम्मू कश्मीर के जो एलजी जो होंगे उनको मतलब 2 महिला को भी मतलब नियुक्त करने का अधिकार होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है किस राज्य की विधानसभाओं में, ठीक है, एलजी को अधिकार है, 2 महिला को मतलब नियुक्त कर सकते हैं, तो कौन सा है, क्या बताएंगे, जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। रीजन क्या था, क्योंकि मतलब भारतीय संसद के सारे प्रावधान यहाँ पे लागू होते ही नहीं थे। ठीक है, दोहरी नागरिकता, अलग संविधान, अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। ठीक है, देश के कोई नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा, नौकरी भी पा सकेगा। ठीक है, विवाह भी कर सकेगा, सबसे बड़ी बात। आगे चलेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे,
राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य की पुलिस किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगी? तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी, ये भी आप ध्यान में रखोगे। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस एवं आईएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है, राज्य का अधिकारी नहीं है, यूटी कैडर के अधिकारी होंगे, मतलब किसका निर्देश पे काम करेंगे? तो जम्मू कश्मीर के अधिकारी के सेंट्रल के निर्देश पे काम करेंगे आईएएस और आईपीएस अधिकारी सारे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करने के बाद जम्मू कश्मीर की महिला अधिकारी के नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान। पाकिस्तानी नागरिकों से मिला विशेषाधिकार जो था, से पाकिस्तानी पुरुष से शादी करने पर उनको भी मतलब जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, वो मतलब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ राष्ट्रपति का जो था आर्टिकल 356 जो था राष्ट्रपति का लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जो भारतीय संविधान का अधिकार है वो भी मतलब लागू होगा। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। जो संसद जो किसी तरह की कानून का संशोधन करेगी तो पूरे देश में लागू होगी, तो उसमें जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो जाएगी। पहले वह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य देशों मतलब देश के अन्य हिस्सों में मतलब लागू होती थी। भारत का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों का उम्मीदवार भी बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब यहाँ पे मान्य हो जाएंगे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू होगा? मतलब 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा, ठीक है। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की। अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी आ गया है चर्चा में। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करने और उसे अंतिम रूप दे दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई। इसमें 6 सीटें जम्मू कश्मीर और 1 सीटें कश्मीर संभाग में बढ़ी। 7 सीटें बढ़ने के साथ प्रदेश में विधानसभा की सीटें बात करेंगे तो कितना 90 हो जाती है, ठीक है। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला, ठीक है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें मतलब आरक्षित की गई, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 9। इनमें कश्मीर संभाग में 3 सीटें, ठीक है। प्रदेश में 5 लोकसभा सीट का पुनर्निर्धारण किया गया। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे, ठीक है। बात करेंगे प्रत्येक लोकसभा में कितने सीट होंगे, 18, मतलब 5 को लोकसभा था, टोटल 90 को सीट, ठीक है। लोकसभा की सभी सीटें मतलब क्या होगी, सामान्य होगी, मतलब जनजाति और जनजाति के लिए नहीं, जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नहीं है, सारे के सारे सामान्य सीट है। परिसीमन आयोग की कुछ अन्य सिफारिश की बात करेंगे। परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें तथा पीओके में विस्थापितों के लिए कुछ सीटों का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है, और इसी के लिए केंद्र सरकार ने 24 सीटें का मतलब प्रावधान किया 90 के अलावा, ठीक है। अभी नया वाला जो रिपोर्ट आया, एक्चुअली मुझे डाटा नहीं पता, एक बार उसको देखूंगा तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीट महिला के लिए अवश्य हो, ठीक है। इन्हें पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह का अधिकार भी दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था, ठीक है। जम्मू कश्मीर के संविधान की बात करें तो 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान जो था लागू हो गया था, ठीक है। अब चलेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। नेशनल सिंबल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इसके शीर्ष पे 4 सिंह जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हैं, ठीक है। इसके नीचे घंटे आकार का पद्म के ऊपर बल्लरी में एक हाथी, चौकरी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की उभरी आकृतियां, और इनके बीच में चक्र, इनके बीच में क्या बने हुए, चक्र बने हुए हैं, ठीक है, जिसपे तीलियों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, पता ही है कितनी होगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। एक पत्थर को काटकर बनाया गया इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार ने इसे कब मतलब अपना लिया नेशनल प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया, तो क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950 को अपनाया, ठीक है। प्रतीक के नीचे मुंडका उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की सदा विजय होती है, ठीक है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक को अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। अब इसको राष्ट्रीय प्रतीक जो कौन कौन किस रंग का प्रयोग करेगा, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला प्रतीक भारत के मंत्रियों के द्वारा, लाल प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों के द्वारा, हरा हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हरा वाला लोकसभा, ठीक है, हरा वाला लोकसभा, ठीक है। लाल वाला राज्यसभा, नीला वाला भारत के मंत्री के द्वारा। भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत में राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय, ठीक है, अनुचित उपयोग निषेध
अधिनियम 2005 के तहत मतलब क्या कहेंगे, नियंत्रित है, मतलब सभी लोग नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस सत्यमेव जयते शब्द को, ठीक है, नहीं बोलते सत्यमेव जयते शब्द को, ठीक है, शासकीय शब्दों के रूप में सबसे अधिक प्रचलित किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग तिरंगा कहते हैं, 3 पट्टियों वाला तिरंगा। हरा तिरंगा की बात करेंगे तो हरा केसरिया ऊपर में, गहरा केसरिया ऊपर में, सफेद बीच में और गहरा हरा जो है नीचे में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलिया होती है तथा इसे सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया, पहले ही बता दिया हूं आपको। ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात करें, अनुपात कितना है, 3:2 का है, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, मतलब आयताकार है, 3:2 के शेप में है। भारत के संविधान ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य एवं त्याग का है। सफेद रंग की बात करेंगे सत्य एवं पवित्रता का है, ठीक है, जबकि हरा रंग का क्या है, जीवन समृद्धि का प्रतीक जो है आपका हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थाओं के आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसके लिए कोई दिन नहीं देखा जाएगा, शायद 15 अगस्त से 26 जनवरी किसी भी दिन आप राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। 2002 में मतलब 2002 के अनुसार मतलब, ठीक है, उसके एक केस आया था, ठीक है। जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे की अध्यक्षता में घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19A के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा क्या फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 2004 में कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 19A के तहत हमारा मतलब मूल अधिकार आता है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, ठीक है। 2004 में एक फैसले में कहा गया, जिस फैसला की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे कर रहे थे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है। अब शोक कब होगा, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक मतलब झुका दिया जाएगा। कितने दिनों तक झुका दिया जाएगा, अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाएगा, तो 12 दिनों तक झुका दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाए 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा। करेंट वाले का देहांत होगा तो 12 दिनों तक, पूर्व वाले का देहांत होगा 60 दिनों तक, ठीक है। प्रसिद्ध झंडा की झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की श्यामालाल प्रसाद गुप्ता ने की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बढ़ घट विशेषता डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, ये कोई फिक्स नहीं है ना, तो कोई संवैधानिक बातें भी है, ठीक है, समझ गया, समझ में आ रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था, पता ही है, जब नेहरू जी ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। कौन सा भाषण, आज हमने नियति के साथ एक समझौता किया था, किया है, नहीं, डेस्टिनी, डेस्टिनी विथ, क्या बोलते उस भाषण को, ठीक है, भाषण सुनाओगे आप लोगों को, चलिए सुना देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करेंगे। सुन लीजिए, नेहरू जी की आवाज में थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि नेहरू जी को मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ। ट्रिस्ट टू डेस्टिनी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं नियति द्वारा सुनिश्चित वह दिन अब आ गया है, हमारा भारत देश लंबी निद्रा और संघर्ष के बाद सुनहरे भविष्य की ओर पुनः जागृत, जीवंत, मुक्त और स्वतंत्र खड़ा है। काफी हद तक हमारा भूतकाल अभी भी हमें जकड़े हुए, हम पराये जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प अब तक करते आए हैं, उसे निभाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई उजली चमकती सुबह के साथ उठेगा। हम नए सिरे के इतिहास लिख रहे हैं, और जब जब जिस इतिहास का हम निर्माण करेंगे उस पर दूसरे लिखने को बाध्य होंगे। जिस समय सारी दुनिया निद्रा को आगोश में होगी, उस समय भारत उज्जवल जब जीवन और चमचमाती स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा होगा, ठीक है। एक ऐसा क्षण होगा जो इतिहास के बहुत कम आता है, जब हम पुराने छोड़कर नए जीवन में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब राष्ट्र की चिरकला में दमित आत्म में, ठीक है, नव उद्धार प्राप्त करती है। यह सर्वथा उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उसके उसके भी बढ़कर मानवता के लिए, ठीक है, मानवता के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ ले। इतिहास के उषा काल में भारत की अपनी अनंत खोज आरंभ की है, ठीक है। नई सदियां उनके उद्योग एवं उनके विशाल सफलता, उनकी समस्या असफलताओं से भरी खिलेगी। चाहे अच्छे दिन रहे हो, चाहे बुरे हो, ठीक है, उनसे इस खोज को आंखों में ओझल नहीं होने दिया जाएगा, उन सब आदर्शों को नहीं भुलाया जाएगा जिससे उसे शक्ति प्राप्त हुई है। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं, और आज भारत अपने आप को फिर पहचाना है, जिस कृति
पर हम, ठीक है, आज आनंद उत्सव मना रहे हैं, वह और भी मतलब बड़ी कृति है और आने वाली कई विजयी दिशा में केवल एक कदम है। यह विजय अनंत अवसरों पे द्वारा खोलने वाली इस अवसर पर ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिए क्या हमें पर्याप्त साहस और अनिवार्य योग्यता है। ठीक है, इस तरह का भाषण था, इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण में, ठीक है, ये भाषण को गिना जाता है। ठीक है, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मतलब संगठित, बहुत ही मतलब ऐतिहासिक भाषण भाषण के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ट्विस्ट टू इस डेस्टिनी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं राष्ट्रगान। 10 मिनट का और भी क्लास होगा। राष्ट्रगान नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन का हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्र संघ के रूप में स्वीकारा। इसके गायन का कितना समय लगता है, क्या बताएंगे, गायन में कितने समय लगता है? 52 सेकंड। 52 सेकंड लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखें, इसको शॉर्ट टर्म में संक्षिप्त अवधि के लिए गाएंगे तो मात्र इसमें 20 सेकंड लगता है। ठीक है, लेकिन आज हम बहुत पढ़ा के आप लोगों को थका दिए। ठीक है, सवेरे से पढ़ा रहे हैं, 1300 करंट आप अफेयर्स करवा खुद भी दिए। थक गए होइएगा बोलते बोलते। अभी तो हमको 3 घंटा और पढ़ाना है पेड क्लास में। ठीक है, 20 सेकंड इसके इसकी नहीं। प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, संक्षिप्त में जब गाएंगे ना तो इसकी मतलब पहली, इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। कब इसको गाया जाएगा संक्षिप्त में, कब गाया जाएगा, कब गा सकते हैं हमारे राष्ट्रगान को संक्षिप्त में? एक बार एक बच्चा ने हमसे पूछा, ठीक है, उसको लगा मैं नहीं पता होगा। ठीक है, युद्ध के समय गाते हैं। कब गाते हैं? युद्ध के समय गाते हैं। ठीक है, युद्ध के समय। जब देश में युद्ध हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई सैनिक वगैरह, ठीक है, तुरंत उसको जाना, लेकिन एक प्रॉपर वे में मतलब इसको पूरा करना है, तो युद्ध वगैरह 1971 के समय शायद इसको संक्षिप्त वे में 20 सेकंड में गाया गया था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 का भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको किसके द्वारा गाया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भांजी के द्वारा गाया गया। सरला देवी का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ला अभी तक देवी। तो टैगोर जी ही फेमस थे इसके लिए कि उन्होंने गाया था। क्या पता, देखना हो पड़ेगा इसे। सकता है। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ठाकुर ने ठीक 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में प्रसारित किया, जो आगे चलकर मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में 1919 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्तमान राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने के लिए, ठीक है, श्री कैप्टन राम सिंह ठाकुर को, जो कि आईएनए के सिपाही है, उनको जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, राष्ट्रगीत की बात करें, नेशनल सॉन्ग बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। इसे भी सर्वप्रथम 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, यह भी कलकत्ता अधिवेशन ही था, रहमतुल्लाह सैनी में, ठीक है, गाया गया था। इस गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। किसी भी व्यक्ति राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। इसको भी किसने गाया था? तो टैगोर साहब ने गाया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समाप्ति की बात करेंगे तो वंदे मातरम से होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य कर सकते हैं क्या किसी को? ऐसा कोई मैटर नहीं। तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान को लेकर एक केस आ चुका है। ठीक है, केरल का कौन सा केस था? केरल का क्या नाम था? विजय विजय एमुनियल। विजय इमैनुअल। हाँ, उस केस में। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करेंगे तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संबर पर आधारित, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? क्रिश्चियनिटी कैलेंडर है, जो कि हम लोग नया साल मनाते हैं 1 जनवरी को। ठीक है, इसे 1952 में गठित मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली, ठीक है, संबत कुमार समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया। 1952 में गठित मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में शक संबत को अपनाया गया 1957 में। ठीक है, संबत कुमार समिति की अनुशंसा पे इसका पहला महीना चैत्र होता। पूछ देता है, ये कई बार पूछा है एग्जाम में। तो आप हमें ये बताओ, ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा कौन है? शक संबत पर आधारित है। ठीक है, उसका पहला महीना चैत्र होता है। ये समानता वर्ष 22 मार्च एवं, ठीक है, लिपि वर्ष 21 मार्च से प्रारंभ होता है। ठीक है, महीना कब होता है? 22 मार्च है। ठीक है, इसमें बिहार में आप देखोगे तो एक महीना होता है जुड़ शीतल। जुड़ शीतल का नाम सुने? जुड़ शीतल की क्या बोलते हैं उसको? जी। जिसमें हम लोग सतुआ खाते हैं। सत्तू पहले जमाने के लोग सब यूज करते। पहले जान हम लोग क्या जापान थोड़ी ना बन गया, अभी भी हम लोग बिहार में ही है। अरे इसी में ना होता है, मम्मी लोग क्या नहीं करती तो है, करते ही सवेरे से मेरी पानी, नानी लोग के रात यहाँ में होता पानी था। वगैरह छीट देती है बॉडी पे, उसमें आम का पल्लो ला के रखा जाता है पानी में, घर में कलश में डाल के रखा जाता है, इसी में रखते हैं ना। उसको तो कुछ और क्या नाम से नहीं जानते होता हैं है। शायद।
उसको कुछ और नाम से नाम हम जानते बोल रहे हैं। हैं। सतुयानी। है। कुश है ना, कुश सतुवानी। मतलब देखो, कुश लेकर सतुवानी। के इससे पूजा किया जाता है। हाँ, पानी किसमें छीटा जाता है यार, बहुत इरिटेटिंग लगता है। सोए रहिएगा हाँ दिन में हाँ, वही 5 बजे वही पानी बॉडी पे डाल देगी, मतलब सुबह में, इरिटेट हाँ। फील होता है सुबह सुबह। पूरा झाड़ देता है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेम्बुलो न्यूसिफेरा है, मतलब कलम है नेम्बुलो न्यूसिफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पंछी की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय पंछी मयूर है, जिनको पावो क्रिस्टेसस के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय बाघ की बात करें, भारत के राष्ट्रीय बाघ पशु की बात करें पैंथेरा टाइग्रस लियानस है। तो आप हमें ये बताओ, राष्ट्रीय बाघ की संख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक किस अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलता है? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट में। सबसे ज्यादा टारगेट बाघ आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? पे। मध्य प्रदेश में, मध्य ठीक है। प्रदेश विश्व का कितना प्रतिशत बाघ भारत में देखने को मिलता है? 75%। 75%। 75%, ठीक है। राष्ट्रीय फल का नाम जानते हैं, मैंगीफेरा इंडिका है, जो कि राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय फल है। वृक्ष की बात करेंगे तो फाइकस बेंथालोसिस है, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जो कि संसद भवन के प्रांगण में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय नदी 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसको प्लाटानिस्टा गैंगेटिक भी कहते हैं। 5 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय 2009 को, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में के साथ साथ विश्व शिक्षक दिवस के रूप में भी मना लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है। एल्फासस इंडिका भारत का विरासत पशु, जो कि बात करेंगे किसका मतलब प्रतीक था? भारतीय संविधान सभा का प्रतीक जो था हाथी ही था, ठीक है। जूही हाथी, जो कि हाथी नहीं हथनी है, बहुत चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही है? कि महिला एशिया हॉकी का मतलब क्या थी? वो शुभंकर थी। कल हम लोग पढ़ेंगे संसद की वित्तीय समितियां, कल हम लोग पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है उसमें से इसमें से प्रश्न प्री में आने की संभावना है, ठीक है। और इसी तरीके से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए ग्रुप के बारे में। सवेरे के आरएनए क्लास में आप लोग नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। 360 क्लास होती है, जहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट सब कुछ होता है उसमें। तो उस क्लास में आप लोग आया कीजिए। कितने बजे सर?